दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। किस्त नंबर 11, दहशतगर्द। मैं मुतात अंदाज में गेट की तरफ चल दिया। इस तीसरे मुलाजिम से किसी भी वक्त में ढेर हो सकती थी। डमडम की ओट में मुलाजिम से किसी भी वक्त में डमडम की ओट में चौकीदार भी बेसुध पड़ा था। मैं जैली खिड़की खोल कर बाहर निकल गया। मैंने गाड़ी ला के गेट के बिल्कुल सामने पार्क की और जैली खिड़की से एक मरतबा फिर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही मेरी छठी हिस्स ने किसी गड़बड़ का एहसास दिलाया। मैंने डमडम की बाड़ की तरफ देखा तो चौंक उठा। चौकीदार वहाँ नहीं था। खतरे का एहसास होते ही मैंने वहाँ से निकलना चाहा। इसी वक्त डमडम की बाड़ के पीछे से कोई चीज़ उड़ती हुई मेरी तरफ आई। मैंने बेख्तियार बाएं जानब छलांग लगा दी। ज़मीन से उठ भी न पाया था कि वो चीज़ फिर मेरी तरफ चपटी। वो इंतहाई ख़तरनाक ग्रे हाउंड कुत्ता था और धप की आवाज़ के साथ मुझ पर आ गिरा। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो खासा ताकतवर और वजनी कुत्ता था। उसकी अलग से घुराहट निकल रही थी और वो मुझे झंझोड़ने के लिए बेचैन था। मैंने पूरी कुव्वत से उसका गला दबोच लिया। कुत्ता बुरी तरह तड़पने लगा। अगर मेरे जिस्म पर मोटे कपड़े की जीन्स और जैकेट न होती तो उसके नुकीले पंजों से मैं बुरी तरह जख्मी हो गया होता। अब भी अगर उसकी गर्दन मेरे हाथों से छूट जाती तो मुझे उधेड़ कर रख देता। वो खासा कीमती कुत्ता था। उसे ज़ाया करते हुए मुझे अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैं खुद भी कुत्ते पालने का शौकीन था। वो वक़्त कुत्ते से हमदर्दी का नहीं था, वरना वो मुझे ज़ाया कर देता। मैंने अपने जिस्म की तमाम कुव्वत अपने दोनों हाथों में मुंतकिल कर दी। कुत्ता बुरी तरह तड़पा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गया। उसके भारी जिस्म का पूरा बोझ मुझ पर था। उसकी ज़बान मज़ीद लंबी हो गई थी। वो बेज़ुबान जानवर अपने मालिक पर कुर्बान हो गया था। मैंने मुर्दा कुत्ते को पहलू में फेंका और उठ ही रहा था कि कोई तंज़ी अंदाज में बोला, वाह, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। कुत्ते को मार दिया। मैंने उठने की कोशिश की तो वही आवाज़ फिर सुनाई दी, उठने की कोशिश मत करो, खबर इसे बांध दो। फिर बोलने वाला अचानक मेरे सामने आ गया। चेहरा मेरे लिए अजनबी था, मगर मेरा अंदाज़ा था कि बंगले का तीसरा मुलाजिम वही है। बकिया दोनों से ज़्यादा चालाक लग रहा था। उसके हाथ में 7mm की राइफ़ल थी और उसके अंदाज से लग रहा था कि मैंने ज़रा भी हरकत की तो वो फायर कर देगा। मैं कुत्ते की लाश के साथ इसी तरह पड़ा रहा। फिर मुझे चौकीदार दिखाई दिया। वो न जाने कहाँ से रस्सी का एक लच्छा ले आया था। गोया राइफ़ल वाले ने खबर कहकर इसी चौकीदार को मुखातब किया था। चौकीदार दांत पीसता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और रस्सी को कूड़े की तरह मेरे जिस्म पर मारा। उसने दूसरा वार किया तो मैंने सर तोड़ मेहनत करके रस्सी का सिरा पकड़ लिया और उसे इतनी ज़ोर से झटका दिया कि मेरे ऊपर आ गिरा। उसका वज़नी जिस्म मुझ पर गिरा तो चंद लम्हों के लिए मेरी सांस ही रुक गई। फिर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो फुर्ती से पीछे हटा और एकदम खड़ा हो गया। राइफल बरदार दांत पीस कर बोला, लगता है तुझे ठिकाने ही लगाना पड़ेगा। फिर खट की आवाज़ आई। राइफल बरदार कटे हुए दरख्त की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं अभी उसके गिरने पर गौर ही कर रहा था कि ग्लोरिया उछलकर सामने आ गई। उसके हाथ में राइफल थी। उन्हें शायद राइफल बरदार के सर पर राइफल का बट मारा था। मेरी तरह खबर भी हैरान था। फिर जब तक वो कुछ समझता, ग्लोरिया ने उसके सर पर भी राइफल को डंडे की तरह घुमा दिया। वो एक मरतबा फिर बेहोश हो गया। ग्लोरिया झंझला कर मुझसे बोली, तुम क्या यहाँ आराम फरमाने आए हो थे? नहीं, मैं यहाँ कुत्तों से रेसलिंग के लिए आया था। मैंने उठते हुए तंज़िया लहजे में कहा। इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए, यहाँ से निकल चलो। ग्लोरिया मेरे तंज को नज़रअंदाज करते हुए बोली, मैं ख्वाबखा खून खराबा नहीं चाहती। बास की बीवी अंदर बेहोश पड़ी है, उसे उठाकर गाड़ी में डालो।
मुझे यूँ हुक्म दे रही थी जैसे मैं उसका अदना मुलाजम हूँ। मैं गुस्सा ज़ब्त करता हुआ अंदर चला गया। ड्राइंग रूम के एक सोफे पर मिसेज शाह बेहोश पड़ी थी। इस आलम में वो मज़ीद क़यामत ढा रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके फूल से जिस्म को उठाकर कंधे पर लादा और बाहर निकलने ही वाला था कि मेरी नज़रें दाढ़ी वाले पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसकी खोपड़ी पर ज़ोरदार लात मार जमा दी। वो फिर बेहोश हो गया। मैं मिसेस शाह को कंधे पर उठाए बाहर निकल आया। ग्लोरिया पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसने तेज़ सरगोशी में कहा, जल्दी से आ जाओ कामरान, इस वक्त मैदान साफ़ है। मैंने मिसेस शाह को गाड़ी की पिछली सीट पर एहतियात से लिटा दिया और खुद स्टीयरिंग पर बैठ गया। फिर हम आध घंटे के अंदर अंदर नासिर के पोल्ट्री फार्म पर पहुंच गए। ग्लोरिया ने वापस पहुंचते बॉस को टेलीफोन किया और जहरीले लहजे में बोली, हेलो आलिम शाह, मैं ग्लोरिया बोल रही हूँ। अच्छा, पहले मेरी बात सुन लो, सब चौकड़ी भूल जाओगे। मुझे बताओ, तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते थे? ठीक है, मत बताओ, लगता है तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं। चौंको मत, मैं जब तुम्हारा असली नाम जान सकती हूँ तो ये भी जान सकती हूँ कि तुमने अभी हाल ही में शादी की थी। गुफ्तगू मुख्तसर करें, ग्लोरिया ने सरगोशी में कहा। तुम्हारी बीवी अब मेरे कब्जे में है, ग्लोरिया ने ड्रामाई अंदाज में कहा। अब मुझसे बात करना हो तो ट्रांसमीटर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं फौरी तौर पर यह जगह छोड़ रही हूँ। ये कहकर ग्लोरिया ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर मुझसे बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वक्त आलम शाह का क्या हाल होगा? अगर वाकई उसे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा। मैंने कहा, और सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि तुमने ये कॉल कहाँ से की थी, मगर फ़िलहाल ये मालूम नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर तुमने दोबारा उसे यहीं से फ़ोन किया तो यकीनन मालूम कर लेगा। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हूँ, ग्लोरिया ने कहा। मैंने इसीलिए उसे ट्रांसमीटर पर बात करने की हिदायत की है। हम अभी बिल्कुल मुखालफ सिमत में जाकर उससे बात करेंगे। तुम मुझसे बात क्या करना चाहती हो? मैंने उलझ कर पूछा। मैं उससे सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि उसने किसके हुक्म पर मेरी जान लेने की कोशिश की है। फिर वो नासिर से मुखातब हुई, मिस्टर नासिर, आप हमारी इस खूबसूरत मेहमान का ख्याल रखिएगा, हम अभी आते हैं। नासिर ने खुशदिली से जवाब दिया, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं। इस मरतबा मैंने स्टीयरिंग संभाला और शराब गोट से गुजरने के बाद मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ मुड़ गया। मेरा रुख अब नॉर्थ कराची की तरफ था। नॉर्थ कराची का इलाका इन दिनों आबाद हो रहा था। कई मकान ज़ेर तमीर थे। इससे आगे बिल्कुल जंगल था। सरजानी टाउन का इन दिनों वजूद भी नहीं था। मैंने वहीं गाड़ी रोक दी। ग्लोरिया ने अपने बैग से छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और फ्रीक्वेंसी सेट करने लगी। फ्रीक्वेंसी सेट होते ही ट्रांसमीटर कॉल का इशारा मसूल होने लगा। ग्लोरिया ने गाड़ी के शीशे चढ़ाए और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कोई मुसलसल बोल रहा था। हेलो, ग्लोरिया ने कहा। कहो, क्या कहना चाहते हो? ग्लोरिया, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं क्या करोगे तुम? ग्लोरिया तहज़ीक़ में लहजे बोली। मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगी, मगर एक शर्त पर। तुम सिर्फ ये बता दो कि तुमने किसके हुक्म पर मुझे कत्ल करना चाहा था। मुझे ये हुक्म हेडक्वार्टर से मिला था, बास ने जवाब दिया। हेडक्वार्टर से किसने हुक्म दिया था और क्यों? ग्लोरिया सख्त लहजे बोली। मुझे तफसील से बताओ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बास ने जवाब दिया। तो फिर अपनी बीवी की तरफ से मायूस हो जाओ। मैं उसे जान से नहीं मारूंगी, उसका खूबसूरत चेहरा मस्क कर दूंगी, ग्लोरिया ने शफाक लहजे में कहा। नहीं ग्लोरिया, बास ने वहशत अमीज़ लहजे में कहा। मेरी बीवी को ज़रा सी गज़न पहुंची तो मैं दुनिया के दूसरे सिरे तक तुम्हारा पीछा करूँगा। ठीक है, ग्लोरिया ने जवाब दिया। करते रहना पीछा। तुम्हारी बीवी कल किसी वक्त तुम्हें मिल जाएगी, मस्क चेहरे और बेनूर आंखों के साथ। ओवर एंड ऑल। सुनो ग्लोरिया, बास ने खुशामद भरे लहजे में कहा। मुझे तुम्हारे कत्ल का हुक्म डेविड सलोमन ने दिया था। उसने मुझसे कहा था ग्लोरिया हमें डबल क्रॉस कर रही है, पाकिस्तान पहुंचते ही उसे ख़त्म कर दो। और कामरान से क्या ख़ता हुई थी? ग्लोरिया ने जहरीले लहजे में पूछा।
वो अहमक तो खामखा लपेट में आ गया। बास ने जवाब दिया, दिलावर तो तुम्हारे पीछे गया था, कामरान को धमका कर तुम्हें इत्मीनान में लेना चाहता था। बास ने जवाब दिया। तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? ग्लोरिया ने पूछा। दिलावर के एक साथी ने मुझे बताया था कि दिलावर का मंसूबा क्या था। न जाने उस अहमक से किसने कह दिया था कि कामरान को धमका के तुम्हारा इत्मीनान हासिल कर सकेगा। बहरहाल वो खुद तुम्हारे हाथों मारा गया। फिर वो तवील सांस लेकर बोला, अब मैंने तुम्हें हर बात साफ साफ बता दी है, अब तो मेरी बीवी को रिहा कर दो। सुनो आलम शाह, ग्लोरिया ने जहरीले लहजे में कहा, तुम्हारी बीवी बिल्कुल खैरियत से है, उसे अब हमने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं उसे तुम्हारे हवाले भी ज़रूर करूंगी, मगर अभी नहीं। फिर कब? बास ने इस तरह अमेज लहजे में पूछा। जब मैं यहाँ से जाऊँगी, ग्लोरिया ने जवाब दिया। मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे। फिर मैं 15 दिन? बास चीख कर बोला, तुम वादा खिलाफी कर रही हो। तुमने तो कहा था मैं तुम्हारी बीवी को कल रिहा कर दूँगी, तो मैं इनकार कब कर रही हूँ? ग्लोरिया ने बेनियाजी से जवाब दिया। मैं उसे ज़रूर रिहा करूँगी, मगर अब 15 दिन बाद। उल्लू की पट्टी। बास आपे से बहर हो गया। तू क्या समझ रही है कि मेरी बीवी को ज़्यादा देर अपने पास रख सकेगी? मैं पूरे शहर को उलट पुलट कर दूंगा। तू मेरी ताकत से वाकिफ़ नहीं है। मैं तो तुझे ज़मीन की तह में से भी खोद कर निकालूंगा। अब तुमने मज़ीद बकवास की तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी बीवी को ज़िबा कर दूंगी, और कल तुम्हें किसी गंदगी के ढेर या गंदे नाले में से उसकी सरबजीदा लाश मिलेगी। प्लीज़। बास फिर खुशामदाना लहजे बोला, दरअसल मुझे गुस्सा आ गया था। ठीक है, तुम मेरी बीवी को तहमील में रखो, मगर खुदा के वास्ते उसे कोई तकलीफ़ मत देना। हाँ, ये मेरा वादा है कि उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर वो जैसे चौंक कर बोली, हाँ वो कामरान है ना? ये कहते हुए ग्लोरिया ने मुझे आंख मारी। वो कमबख्त भी गायब है, कुछ मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ है। क्यों, तुम्हें इससे कोई काम है? हाँ, रात को उसकी गाड़ी में मेरा हैंड बैग रह गया था, इसमें मेरा पासपोर्ट भी था, उसके अलावा मेरे कई अहम कागजात भी थे। अगर कामरान तुम्हारे हाथ आ भी जाए तो उसे उस वक्त तक कोई नुकसान मत पहुंचाना जब तक वो कागजात और पासपोर्ट तुम्हारे हवाले न कर दे। वो सांस लेने को रुकी, फिर बोली, तुम्हारी बीवी को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। ओवर एंड ऑल। ये कहकर उसने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। फिर मुझे वापस चलने का इशारा करते हुए बोली, अब कहीं से शीशे का इतना बड़ा जार ले लो जिसमें ये ट्रांसमीटर आ सके। ट्रांसमीटर इस जार में रख के ज़मीन में दफन करना पड़ेगा, वरना आलम शाह इसके ज़रिए हम तक पहुंच जाएगा। मैं वहाँ से वापस लियाकताबाद चला गया और कराकरी की एक दुकान से मुझे शीशे का बड़ा सा एक मर्तबान मिल गया। वेयर नाइट किस्म का मर्तबान था, उसका ढकना भी शीशे का था। क्लारा ने एहतियात के तौर पर ट्रांसमीटर को इस वक्त मर्तबान में रख दिया और हम वापस रवाना हो गए। हमें नासर के पोल्ट्री फार्म से रवाना हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था। मैं लियाकताबाद 10 नंबर की राउंड अपार्ट से आगे बढ़ा तो ग्लोरिया तशवीश में लहजे बोली, हमारा ताक़ब हो रहा है। कामरान ब्राउन कलर की मज़दा है, इसमें 3 आदमी सवार है। तुमने इस गाड़ी को कब देखा? मैंने बैक व्यू मिरर में देखते हुए ग्लोरिया से पूछा। जब हम जार लेकर वहाँ से चले थे तो मैंने इसको गाड़ी का नोट्स लिया था। एक दफ़ा ये गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गई थी और इसमें बैठे हुए लोग घूर घूर कर मुझे देख रहे थे। इस वक्त तो मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि यहाँ के लोग गैर मुल्की औरतों को यूं ही घूरते रहते हैं, मगर जब काफ़ी देर तक यही होता रहा तो मैं चौंकी। मुझे यकीन है ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। अभी मालूम हो जाता। मैंने कहा। इस वक्त हम पुल अबूर करके रहीमाबाद पहुँच चुके थे। मैंने अचानक गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। अकब नुमा आईने में देखते हुए ग्लोरिया के ख्याल की तस्दीक होगी। ब्राउन गाड़ी वाकई हमारा ताक़ब कर रही। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है ग्लोरिया, मैंने तवील सांस लेकर कहा। यह गाड़ी वाकई हमारा पीछा कर रही है, फिर क्या किया जाए? मैंने पूछा। कोई काम अपनी अकल से भी कर लिया करो, ग्लोरिया झंझला कर बोली। इन्हें इसी इलाके में ले चलो जहाँ से हम अभी आए हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए वो बहुत आइडियल जगह। ये कहते उसने अपना पर्स खोल कर रिवाल्वर निकाल लिया। तुम्हारे पास रिवाल्वर है? मैं तो बाथरूम में भी बगैर हथियार के नहीं जाता। मैंने हंसकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आधे घंटे बाद हम इसी इलाके में थे। ब्राउन गाड़ी मुसलसल हमारे ताक़ब में थी।
मैंने गाड़ी अचानक रोक दी और उतर के उसका बोनट खोल लिया। मैंने अपना मशीन पिस्टल निकाल लिया था और बोनट की ओट से इस ब्राउन गाड़ी को देख रहा था। वो गाड़ी ऐन हमारे नज़दीक आकर रुक गई। मैंने किन अखियों से इसमें सवार अफराद का जायज़ा लिया। वो तीनों मेरे लिए अजनबी थे। ड्राइवर के साथ बैठा शख्स मुझसे मुखातब हुआ, क्या गड़बड़ होगी जनाब, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने रिवाल्वर जल्दी से जैकेट की जेब में डाल लिया था ताकि इन लोगों को किसी किस्म का शुबा न हो जाए। मैंने परेशानी ज़ाहिर करते हुए कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चलते चलते क्या हो गया, बस अचानक ही रुक गई है। इस दौरान में ग्लोरिया में भी गाड़ी से उतर आई थी। वो सख्त लहजे में बोली, इंजन में क्या खराबी है ड्राइवर? मैंने कल ही कहा था कि गाड़ी को तब्दील कर लो, अब मैं किराए का एक पैसा भी नहीं दूंगी। गजब खुदा का, ये होटलों के रेंट ए कार वाले तो लूटते हैं। ये सब गुफ्तगू इन लोगों को सुनाने के लिए थी। मैं ग्लोरिया की जहानत पर अश कर उठा।